सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आपको सब शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हमारी प्री मेंटोरशिप से, जिसका डे है 31। 15 अगस्त के लिए आपके टारगेट रहने वाले हैं। अब एथिक्स और पॉलिटी, ये दोनों ही जो पेपर हैं उनको नेक्स्ट 5 डेज़ में आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आज का रिवीजन डे फर्स्ट रहेगा। अगले 5 दिन तक आपको अच्छे से इनको रिवाइज़ करना है। शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं अभी। देखिए, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मेंस के लिए बनाए जाते हैं, प्री के लिए नहीं ना। मेंस के लिए बनाने हैं, प्री के लिए नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्री है वो उसका विस्तार ज़्यादा है, यानी कि छोटे छोटे टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जबकि मेंस के लिए है कि कुछ ही टॉपिक हैं और उनके क्या होते हैं, हमें डिटेल में नोट्स बनाने होते हैं विस्तार से। तो यहाँ टॉपिक का विस्तार होता है। यहाँ पे जो विस्तार किसका होता है, जो डायमेंशन है यानी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इनके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। आपको याद रखना, मेंस के तो आपके लिए बनाने ही बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि इस तरीके से बनाए जाने चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि वो दूसरी बुक लिख दी आपने। शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि 5 पॉजिटिव के, 5 नेगेटिव के पॉइंट, 5 वे फॉरवर्ड हो गए। गवर्नमेंट के 5 पॉइंट लिख लिए कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ला रही है। और अगर मूल प्रावधान है तो 5 मूल प्रावधान लिख लिए, है ना। बस इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि एक टॉपिक है उस पर मैक्स टू मैक्स आपका 1 पेज, या इससे ज़्यादा करना हो तो 1.5 पेज, इतना ही नोट्स होना चाहिए हर टॉपिक पे। इसके अलावा आपके लिए यूपीएससी प्री पीवाईक्यू की एक सीरीज़ शुरू की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनके वीडियो जाके देख सकते हैं। इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्रम वाइज देख सकते हैं इनको। शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़ की। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जिनके भी 65 लाख जो वोटर हैं उनको डिलीट किया गया है, उनके नाम और उनका रीजन, कि क्या रीजन है, रीजन्स भी बताने होंगे और इनको पब्लिक करना होगा इलेक्शन कमीशन को। तो देखिए, यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार वो एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या फिर फंडामेंटल राइट है ना। इनमें से कौन सा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, जो नागरिकों का मताधिकार है वो क्या है, एक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। या लोकतांत्रिक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में एक काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकार है। और चुनाव आयोग का क्या दायित्व है कि वह क्या करेगा, मतदाता सूची तैयार करता है। तो मतदाता सूची करने का दायित्व किस पे है, इलेक्शन कमीशन पे। उसमें संशोधन भी करना हो तो भी वही करेगा। इसके अलावा प्रक्रिया की जो निष्पक्षता है, पारदर्शिता है, नागरिक अधिकार है, उनका सम्मान करेगा। यह इलेक्शन कमीशन के दायित्व है। तो जो बिहार में अभी मतदाता सूची को लेकर जो एसआईआर चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो वो तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखते हैं वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, मताधिकार का अधिकार। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 326 वो क्या कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है उसको वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन ये याद रखिए, जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है वो क्या है, एक मौलिक अधिकार है? नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। क्या है, एक विधिक अधिकार है। यस, विधिक अधिकार है। अब विधिक अधिकार क्यों है? क्योंकि एक्ट के माध्यम से इसको लागू किया जाता है। दूसरा, संवैधानिक अधिकार भी है। क्या है? संवैधानिक अधिकार भी है। संवैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 है वो इसके लिए प्रावधान करता है। तो अगर ये दोनों आ जाते हैं कि संवैधानिक अधिकार है और विधिक अधिकार है तो भी सत्य है, संवैधानिक अधिकार है तो भी सत्य है, विधिक अधिकार है तो भी सत्य है। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट है? तो ये नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, एक्ट है आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951। ये दोनों ही मतदाता है उसके पंजीकरण का, उसकी अयोग्यता, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, इन सभी का विवरण देते हैं। आरपीए है, जो आरपीए एक्ट है, ये आपके जो मुख्य परीक्षा है उसका एक टॉपिक है कंप्लीट,
तो आपको ये कम्प्लीटली तैयार करना है और इससे जुड़े हुए जो भी करंट में मुद्दे रहते हैं उनके ज़रूर अपने नोट्स में शामिल करना है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में, जैसे ज्योति बसु मामला है, फिर POCL मामला है ना, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मतदान का अधिकार है वो संविधान या कानून द्वारा प्रदत्त सांविधिक अधिकार है। यानी देखिए संविधान के द्वारा प्रदत्त है तो सांविधानिक अधिकार हो गया, कानून द्वारा प्रदत्त है तो ये विधिक अधिकार हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, इसको विधिक अधिकार बोला है। लेकिन उसने ये भी कहा है कि मत डालने के लिए जो उपलब्ध सही जानकारी है उसको प्राप्त करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पार्ट है। ये याद रखना आपको कि राइट टू नो, जानने का अधिकार है, वो किसका पार्ट है, अनुच्छेद 19(1) क्लॉज A। ये याद रखना आपको। इसके बाद में कई न्यूज अभी चर्चा में है कि जो S&P है उसने इंडिया की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है ना। इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको जानना चाहिए कि अपग्रेड कर दिया है। कि इसकी कौन कौन सी ग्रेड है UPSC कभी नहीं पूछता है। इसके अलावा जो किश्तवाड़ विलेज है जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे क्या हुआ है कि क्लड बर्स्ट हुआ है, बादल फटने की घटना हुई है जिसके कारण 50 से ज़्यादा लोग मरे गए हैं। तो ये भी न्यूज़ में है। तो हमने ये देख चुके हैं कि हिमालय में किस प्रकार से जो क्लड बर्स्ट की समस्या है ना, और उससे क्या निपटने के उपाय हो सकते हैं, ये कारण क्या है कि वहाँ पे बाढ़, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसमें हम डिटेल में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो टेररिज्म के खिलाफ एक मानववादी लड़ाई थी। तो मानवता की लड़ाई है, तो इसको आप कोट कर सकते हैं, है ना। जहाँ जैसे आप ऐसे लिख रहे हो तो वहाँ पे इसको कोट कर सकते हैं, है ना, कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। इसके अलावा अगर ऐसा ही क्वेश्चन कोई GS वाले में भी आता है तो वहाँ पर भी इसको कोट किया जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर एक मिशन की बात करते हैं, समुद्रयान मिशन 2027, है ना। तो जैसे गगनयान है ना, गगनयान उसी प्रकार से समुद्र के लिए है। तो समुद्रयान मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा। तो हाल ही में जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिकॉर्ड गहराई तक डाइव की है। तो भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए एक मानवयुक्त मिशन है। जैसे चंद्रयान, गगनयान इस प्रकार की मिशन है ना, इसी प्रकार से समुद्रयान है और ये किस प्रकार का है, मानवयुक्त मिशन है, यानी बहुत ही गहराई में लॉन्च किया जाएगा इसको। तो ये उद्देश्य क्या है कि महासागरीय अन्वेषण को बढ़ावा देना। तो भारतीय अंतरिक्ष अभियान है उन्हीं की तरह एक है। तो इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो जो NIOT है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो इसका मंत्रालय है। इसके अलावा इसमें जो सहयोग है वो आपका फ्रांस के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या है, भारत को गहरे समुद्री अन्वेषण तकनीक और ऑपरेशनल अनुभव वो मिल सकेंगे। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इस मिशन के उद्देश्य क्या है। देखिए उद्देश्य है कि जो भी खनिज संसाधन है, खनिज संसाधन उनका सर्वेक्षण करना, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ब्लू इकोनॉमी की हम बात करते हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप याद रखना है। तो अगर जैसे ब्लू इकोनॉमी को लेके अगर क्वेश्चन आता है तो आप इस समुद्रयान मिशन 2027 को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री जो जैव विविधता है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसका अध्ययन करना, और भविष्य में जो गहरे समुद्र से खनन है, डीप सी माइनिंग की जो बात करते हैं उसके लिए तकनीक क्षमता विकसित करना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसके बाद बात करते हैं भारत के जो सैन्य नवाचार हैं उनकी, जो कि नीति से लेकर उत्पादन तक हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं या फिर साइंस एंड टेक है, इन दोनों में इसको क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए रक्षा प्रौद्योगिकी आधार है ना, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो हाल ही के वर्षों में काफ़ी तेज़ी से बदला है। पहले क्या था कि जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पे किसका प्रभुत्व था, सरकारी क्षेत्र का। सरकारी क्षेत्र का काफ़ी प्रभुत्व था, जिसमें कि जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम थे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं, CPR, आयुध निर्माण ना, वही केंद्रीय भूमिका निभाते थे। लेकिन अभी क्या है कि जो स्टार्टअप सिस्टम है, स्टार्टअप उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, MSME है उनसे खरीद की जा रही है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रक्षा प्रौद्योगिकी है उसमें स्टार्टअप और MSME की क्या भूमिका हो सकती है या किस प्रकार से निभाई जा रही है। तो ये जो बदलाव हो रहा है वो काफ़ी नीतिगत सुधार, पुनर्गठित अधिग्रहण प्रक्रिया और लगातार वित्तीय सहयोग कारण हो रहा है। तो अब क्या है कि जो छोटे खिलाड़ी भी हैं, जैसे MSME हैं, वो उनकी रक्षा उपकरण और तकनीकी में काफ़ी योगदान दे रहे हैं।
और इससे क्या है, जो भारत का आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है उसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है। तो बात करते हैं एक आईडेक्स। तो आईडेक्स क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, एक पहल है। तो इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप और एमएसएमई है उसको पंजीकृत किया गया है, बहुत सारे अनुबंध उन पर हस्ताक्षर किया गया है। और मेनली जो सेक्टर हैं जैसे मानव रहित प्रणाली, अंतरिक्ष तकनीक, उन्नत सामग्री, है ना, इन सेक्टर में जो आईडीएक्स है उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है। इसके अलावा एक आईडेक्स प्राइम भी है, आईडेक्स प्राइम। तो ये क्या करता है कि जो उच्च टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है या उच्च मूल्य वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनका समर्थन करता है। तो प्राइम मतलब जो बहुत बेहतर तरीके वाली चीज़ें हैं, उच्च मूल्य वाली हैं, उच्च टेक्नोलॉजी वाली हैं। इसके अलावा एक अदिति योजना भी है, अदिति, है ना, ये भी आपको याद रखना, अदिति है, ठीक है। उसमें भी क्या है कि जो जटिल रक्षा प्रणाली है, जटिल रक्षा प्रणाली, उनका क्या किया जा रहा है, वित्त पोषण के लिए इसको शुरू किया गया है। तो वित्त पोषण का कार्य करता है ये। इसके अलावा नोसा की जो स्प्रिंट पहल है, तो स्प्रिंट पहल क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी 2022 में, जो कि स्वावलंबन थी, एक स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन के तहत इसको शुरू किया गया था। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें क्या किया जाता है कि ऐसी 75 जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिनका हल किया जाना चाहिए, उनके लिए 75 स्वदेशी समाधान, ठीक है। तो 75 चुनौतियां आइडेंटिफाई की जाएंगी और फिर उन्हीं के आधार पर 75 तकनीकें विकसित की जाएंगी जो कि स्वदेशी होंगी। तो इससे क्या होगा कि जो नौसेना है उसके छोटे खिलाड़ियों हैं जैसे कि एमएसएमई है, उन पर अग्रिम मोर्चों की क्षमताओं के लिए विश्वास मिलता है। देखिए एमएसएमई की भूमिका की बात करें तो एक है वेम टेक्नोलॉजीज हैदराबाद में, उसके द्वारा मई 2025 में ही जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसको LCL Mk-1A जो हैं उनके लिए सेंट्रीफ्यूज लेंज असेंबली वो सौंपी गई है। तो इससे क्या है कि जो निजी क्षेत्र है उसकी फाइटर जेट उत्पादन क्षमता में भूमिका दर्शाता है ये। अब बात करते हैं कि जो पॉलिसी हैं वो क्या है इसके लिए और क्या सुधार किए गए हैं। तो देखिए 2020 में आया था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020। उसमें क्या कहा गया है कि जो घरेलू उद्योग हैं उनको महत्व दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बजट आवंटन है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। जैसे 2024-25 में 1 लाख करोड़ दिए गए थे और 2025-26 में उसके लिए 1.11 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसका जो 75% हिस्सा है जो बजट क्या है ना, उसका मेनली क्या है कि आधुनिकीकरण किया जाएगा, आधुनिकीकरण के लिए। और उसमें किसकी भूमिका मेन होगी, घरेलू, है ना, घरेलू खरीद या उद्योग। तो 75% किसके लिए, इन्हीं के लिए है कि जो खरीद की जाएगी वो इन्हीं से की जाएगी। इसके अलावा जो पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट और सृजन पोर्टल हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हुई है। देखिए जो सृजन पोर्टल है उसमें क्या है कि खरीद के लिए वस्तुएं रहती हैं, तो उसमें लगभग 14,000 प्लस वस्तुएं हैं वो स्वदेशीकरण से जुड़ी हुई हैं, जिसकी 2025 में शुरुआत की गई है। और जो पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट है उसमें बहुत सारी स्वदेशी वस्तुएं वहाँ पर भी रखी गई हैं। तो इसमें क्या है कि आयात प्रतिबंध सूची जारी की जाती है और वो सूची पॉजिटिव क्या है कि भारतीय कौन कौन सी वस्तुएं इसमें खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा सरकार है वो औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी तीव्रता से विकास कर रहा है, विशेषकर जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये कहाँ पे, यूपी और तमिलनाडु। तो इसमें क्या है जो सप्लायर्स हैं उनका क्लस्टर निर्माण किया जाएगा, बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा, जो कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और निजी कंपनियां हैं उनसे ही ऑर्डर की यहाँ पे गारंटी रहेगी। प्रोटोटाइप से सीरियल प्रोडक्शन तक आसानी से मार्ग उपलब्ध होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो युद्ध हैं, भविष्य के जो युद्ध हैं वो किस प्रकार के होंगे और उसकी AI की उसमें क्या भूमिका होगी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है जीवन के हर पार्ट में, है ना, हर डायमेंशन में ये आपके शामिल हो चुका है AI। तो अब है कि युद्ध है, युद्ध में भी AI काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम पारंपरिक रूप से क्या देखते हैं कि जो युद्ध होते हैं वो किसके बीच होते थे, मैन टू मैन, मनुष्य के मनुष्य के बीच में होते थे। फिर आती है आपकी मशीनरी टू मशीनरी, यानी मशीनों के बीच में लड़ाई। अब क्या होगा,
अब आएगा AI। तो AI किस पे आधारित है? एल्गोरिदम। तो इसमें क्या है? एल्गोरिदम बनाम एल्गोरिदम युद्ध रहेगा। तो ये वर्ड देखिए याद करना आपको। इस प्रकार का अगर युद्ध को लेके कोई क्वेश्चन भी आता है तो आप उसका जो इंट्रो लिखेंगे उसको इसमें लिख सकते हैं कि पारंपरिक युद्ध थे वो मनुष्य के मनुष्य थे, बाद में मशीन बनाम मशीन युद्ध हो गए, और अब हो गए एल्गोरिदम बनाम एल्गोरिदम युद्ध। तो एल्गोरिदम कैसे है? तो देखिए C4I, तो पहले कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और कंप्यूटर यहीं तक था। अब एक पार्ट और जुड़ गया इसमें, इंटेलिजेंस का। साइबर युद्ध, स्वायत्त हथियार प्रणाली आ गई हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स आ गए हैं, AI आधारित ऑगमेंटेड रियलिटी युद्ध, है ना। इन सभी ने जो युद्ध की जो रणनीतिक स्थिति है उसको बदल दिया है। अब क्या है, जो नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके कारण जो मनुष्य है उसकी भूमिका है वो घट गई है। मतलब अब सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। तो देखिए अगर ये सब चलता रहा और इनका रेगुलेशन नहीं किया गया या सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो और मशीन को पूरा निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया तो परिणाम क्या होंगे? काफ़ी विनाशकारी होंगे। जैसे कि ईरान में खुफिया जानकारी जुटाना हो या फिर अफ़गानिस्तान व सीरिया में ड्रोन हमले हो, है ना, ये काफ़ी दर्शाते हैं कि ये काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि यूक्रेन के द्वारा और इजराइल द्वारा, है ना, ड्रोन स्वार्म के प्रयोग ने वायु रक्षा व आक्रामक क्षमता को चुनौती दी। तो ड्रोन स्वार्म क्या होता है कि एक साथ में बहुत सारे जो ड्रोन होते हैं वो छोड़े जाते हैं। इसके अलावा जो साइबर हमले हैं, है ना, उससे न्यूक्लियर कार्यक्रम है उसकी बिजली ग्रिड तोड़ फोड़ की जा सकती है, रेल हवाई सेवाएँ हैं उनको व्यवधारित किया जा सकता है, चुनाव में हस्तक्षेप होता है, सांप्रदायिक हिंसा भड़काना संभव है। तो साइबर हमले भी हैं, वो भी क्या है, काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालने वाले हैं। तो अगर साइबर हमले हैं उनके नकारात्मक प्रभाव दिखाने हों आपको तो ये दिखा सकते हैं कि बिजली ग्रिड का फेल होना, रेल हवाई सेवाएं उनमें व्यवधान आना, चुनाव में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा किया जाता है जैसे USA में देखा गया था, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में इनकी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर जो न्यूक्लियर कमांड सिस्टम है, जो मान लीजिए कि न्यूक्लियर बम है, अगर उनका जो नियंत्रण है ना, वो मेलवेयर डाल के अगर ऑटोमेटिक हो जाए वो, तो क्या है, डूम्सडे स्थिति आ सकती है। अब डूम्सडे स्थिति क्या होती है कि जो न्यूक्लियर बम है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए और वो परमाणु हथियार वो अपने आप लॉन्च करना शुरू कर दें। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की। तो 2023 में हेग है, वहाँ पे 60+ देश हैं वो शामिल हुए। उन्होंने युद्ध में AI के प्रयोग के लिए नियम बनाने पर चर्चा की, लेकिन कोई बाध्यकारी संधि नहीं हो पाई। सुझाव क्या हो सकते हैं? देखिए जैसे परमाणु के लिए क्या है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, उसी तरह हम ये करें कि सैन्य AI है उसके लिए नो फर्स्ट प्रोड्यूस सिद्धांत को अपना सकते हैं कि हम पहले उत्पादन नहीं करेंगे या प्रक्रिया को नहीं करेंगे शुरू। भारत का रक्षा आत्मनिर्भरता अभियान की बात करते हैं। तो देखिए भारत अब है आयात निर्भरता से किसकी तरफ बढ़ रहा है? स्वदेशी नवाचार की ओर बढ़ रहा है, जैसे हमने पिछला भी जो आर्टिकल डिस्कस किया। लक्ष्य क्या है? तकनीकी स्वतंत्रता, रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा की घरेलू सुनिश्चितता। देखिए अगर जब हम विदेशी तकनीक पर निर्भर रहते हैं, है ना, तो हमारी जो तकनीकी स्वतंत्रता है वो बाधित होती है, रणनीतिक स्वायत्तता नहीं होती, हम संपूर्ण बताया वो हमारी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, और सुरक्षा है वो भी खराब हो सकती है, उसमें अनिश्चितता आ सकती है। तो देखिए हमने क्या क्या किया है। तो ये प्री के लिए यहाँ से अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री में, और मेंस के लिए तो ये यूजेबल है ही। तो पहला प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म्स, जैसे LCA तेजस है, तो इसमें 65% सामग्री है वो कौन सी है? स्वदेशी है। ये बहुभूमिका लड़ाकू विमान है, और HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित है, और इसके भविष्य में हो सकता है कि इसको तीव्रता से निर्यात भी किया जाए। एक LCH प्रचंड है, तो किसके लिए है? ये एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो कि ऊंचाई वाले जो इलाके होते हैं वहाँ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। INS विक्रांत है जो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है, जो कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित है। INS विशाखापट्टनम व मुर्मुगांव, है ना, प्रोजेक्ट 15B के तहत इनको निर्मित किया गया है, और ये क्या है? आधुनिक डिस्ट्रॉयर। बी बाद उन्नत मिसाइल और फायर पावर क्या है? तो देखिए ब्रह्मोस आप काफ़ी चर्चा में रहा अभी। तो ये क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो देखिए एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल।
तो बैलिस्टिक मिसाइल किस प्रकार से है कि ऊपर जाती है ऐसे, है ना, बाह्य जो वायुमंडल है वहाँ तक जाती है, फिर वहाँ से ये गिरती है ना, तो वो क्या है बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ आने के बाद में इसका इंजन बंद हो जाता है और ये बल के सारे नीचे गिरती है, इसलिए इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। एक आपकी है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या है कि ये जो पृथ्वी तल है उसके समानांतर चलती है और अचानक उठ के और यहाँ पे अटैक करती है, तो ये बाह्य वायुमंडल में नहीं जाती है। तो ब्रह्मोस क्या है, एक क्रूज मिसाइल है सुपरसोनिक, रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है और अब बड़े पैमाने पर भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है। फिलीपींस को भी निर्यात किया गया है। अग्नि, आकाश और पिनाका ये क्या है, बैलिस्टिक हैं, सतह से आकाश और मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, इनमें भारत है वो आत्मनिर्भरता के लगातार प्रयास कर रहा है। AMCA तो ये क्या है, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, सार्वजनिक व निजी भागीदारी के साथ विकसित किया जा रहा है। बात करते हैं रक्षा, नवाचार और औद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र। तो IDEX है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो इसके तहत बहुत सारे स्टार्टअप हैं, है ना, उत्पादन वो इसमें शामिल किए गए हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, उनको विकसित किया गया जा रहा है, जैसे UP है, तमिलनाडु है। पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट है उसको, तो उसमें क्या है 5500 प्लस जो आइटम हैं वो केवल घरेलू स्रोत से लिए जाएंगे। अब रक्षा निर्यात है, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। अगर बात करें 2024-25 में, तो हमारा निर्यात था 23,000 करोड़ और इसका लक्ष्य क्या है 2029 तक कि इसको 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाए, यानी डबल किया जाए। तो मेनली जो निर्यात किया जाता है उसमें ब्लूट प्रूफ जैकेट है, पेट्रोल बोट है, राडार है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर निर्यात ये सब किए जाते हैं। प्रमुख हम निर्यात किसका कर रहे हैं, तो ब्रह्मोस का DO 228 विमान है, इंटरसेप्टर बोट है, इन सब का हम निर्यात कर रहे हैं। तो बात करते हैं चुनौतियां क्या हैं हमारे समक्ष। तो देखिए, एक है हाई थ्रस्ट जेट इंजन, यानी कि ज़्यादा एनर्जी वाले शक्ति वाले जेट इंजन, एडवांस एविनोक्स, पनडुब्बी प्रणोदन और स्टील्थ मटेरियल, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टील्थ मटेरियल उसमें कमी है। दो तेजस जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उसके कुछ जो मुख्य पुर्जे हैं हम आज भी आयात करते हैं, तो उसमें भी आत्मनिर्भरता हासिल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है ना, वो देश में परीक्षण सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी ये अविकसित स्थिति में है। तो बात करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और योगदान की। तो देखिए, रूस है, रूस से हमें क्या क्या मिला है, ब्रह्मोस मिला है, S-400 मिला है, सुखोई 3 MKI है, और भविष्य में हम सुखोई जो 57 है उसका लाइसेंस उत्पादन प्रस्तावित है। फिर एथेलेस फ्रांस के द्वारा 1953 से भारत में साझेदारी है। MRO सुविधाएं गुरुग्राम में है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र है वो बेंगलुरु नोएडा में है। नेवल ग्रुप हैं, जैसे मेक इन इंडिया के तहत है, जो नौसैनिक स्वदेशी क्षमता है उसमें काफ़ी इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो आप इसको देख सकते हैं कि भारत ने किस प्रकार से आत्मनिर्भरता हासिल की है। तो देखिए, पहले जो प्रोडक्शन की वैल्यू थी, है ना, लगभग 46,000 करोड़ थी, अब वो बढ़ के कितना हो गया, लगभग 1.5 लाख करोड़ हो गया। तो भारत है वो लगातार उन्नति कर रहा है। पिछले 10 साल में लगभग जो उत्पादन है वो 3 गुना कर चुका है। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि 2014-15 में कितना था, लगभग 1941 करोड़ था, वो अब कितना बढ़ के हो गया है, लगभग 23,622 करोड़ हो गया है। तो यहाँ तो बहुत गुना हो चुका है। तो मतलब एक्सपोर्ट है उसमें भी हम तीव्रता से वृद्धि कर रहे हैं। एक कि भारत की स्वतंत्रता के 79 वर्ष हैं, उसी संदर्भ में सुझाव हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। ये देखिए, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं हर एक सेक्टर के लिए कि क्या क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड के रूप में, है ना, वे फॉरवर्ड के रूप में आप इनको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो 79 सुझाव दिए गए थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट थे, कुछ राजनीतिक थे, उनको हटा दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है, तो देखिए, रोजगार और श्रम के लिए क्या कर सकती है सरकार। तो युवाओं के लिए जो रोजगार सृजन और शहरी रोजगार गारंटी योजना है उनको विस्तारित करना होगा। ग्रामीण मजदूरी है उसमें वृद्धि करनी होगी। महिला श्रम भागीदारी दर है उसको बढ़ाना होगा। स्किल ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना होगा। जो गिग या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनके अधिकार और उनके जो सामाजिक सुरक्षा है उनको सुनिश्चित करना होगा। मनरेगा है, आशा वर्कर है, उनकी मजदूरी को या वेतन को बढ़ाना होगा। हमें लगातार है वो कृषि पर निर्भरता को घटाना होगा। और जो उच्च मूल्य के रोजगार हैं, विशेषकर जो विनिर्माण सेक्टर है
वहाँ पे हमें रोज़गार सृजन का प्रयास करना होगा। तो ये हो गया वे फॉरवर्ड किसके लिए, जैसे रोज़गार और श्रम के सेक्टर में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या किया जा सकता है, तो जो स्वास्थ्य और जीवन बीमा है उन पे जो 18% GST लगता है उसको हटाना जाना चाहिए। स्वास्थ्य पर जो सार्वजनिक व्यय जो अभी वर्तमान में GDP है ना, उसका काफ़ी कम है, तो उसको 2% से अधिक करना होगा। एम्स की जो रिक्तियाँ उनको भरना होगा। एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं उनके लिए मुफ्त इलाज करवाना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना, ये कार्य किया जा सकता है। शिक्षा व बाल अधिकार के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हैं उनकी पुनः बहाली करना। NCERT में जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उसको रोकना। ST के जो बच्चे हैं उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। छात्र आत्महत्या रोकना। बाल श्रम उन्मूलन, नशा मुक्ति कार्यक्रम है, इन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। कुपोषण और जीरो फूड है ना, उन बच्चों की संख्या को घटाना, ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। इससे क्या होता है कि भविष्य में जो अच्छा मानव संसाधन है ना, ह्यूमन रिसोर्स है, वो विकसित नहीं हो पाएगा और लागत भी बढ़ती है। तो इसलिए कुपोषण और जीरो फूड बच्चों की संख्या को हमें घटाना होगा। लैंगिक समानता और LGBTQ अधिकारों के लिए क्या किया जा सकता है, तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके त्वरित निपटान के लिए कड़े कानून निर्मित करना होगा। महिला आरक्षण बिल है, उसमें जनगणना और सीट पुनर्निर्धारण से लिंक हटाना। ट्रांसजेंडर यौन हिंसा है, उसके खिलाफ दंड को महिलाओं के समान करना। समलैंगिक विवाह है, उनको वैध किया जा सकता है। विवाह बलात्कार को है वो अपराध घोषित किया जाना चाहिए। बात करते हैं संघवाद और राज्य के अधिकारों को लेके, तो अभी जो सेस और सरचार्ज लगते हैं वो किसके होते हैं, केंद्र के होते हैं, राज्य को उसमें हिस्सेदारी नहीं होती है। तो ये है कि जो सेस और सरचार्ज हैं उनका पैसा किसको दिया जाए, राज्यों को भी दिया जाए। मणिपुर संकट है जो उसका समाधान किया जाना चाहिए। ईडी का जो राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। विपक्षी राज्य हैं उनके लिए जो फंड ब्लॉकेज की जो समस्या है उसको रोकना चाहिए। नीति सुधार की बात करें तो क्या क्या किया जा सकता है, जैसे वित्तीय धोखाधड़ी है उनको रोकने के लिए हमें एक ढांचा बनाना होगा। राष्ट्रीय वृद्ध देखभाल नीति है और पेंशन है, उसको हमें देखना होगा। न्यायपालिका, उसमें जजों की संख्या बढ़ानी होगी, जो पेंडिंग केस चल रहे हैं है ना, उसकी समस्या का समाधान हो सके। मनरेगा में भुगतान है वो आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए और नहीं आधार से अलग किया जाना चाहिए, ताकि क्या है कि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो सके। RTI है उसको हमें मजबूत करना होगा, उसके अंतर्गत जो PM केयर है उसको शामिल करना होगा। BCCI है उसको शामिल करना चाहिए। डेटा प्राइवेसी का जो नियम है उनको प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता उसमें हमें फिर से बहाली करनी होगी। बैंकिंग एक्सेस है उसको बढ़ाना होगा ताकि जो वित्तीय समावेशन है वो काफ़ी प्रभावी हो सके। जैसे हाल ही में जो ICICI बैंक के द्वारा 50,000 की जो सीमा तय की गई है वो काफ़ी नकारात्मक है, हालांकि इसको अब घटा के 15,000 कर दिया गया है। मैनुअल जो स्क्वेंजिंग है उसको समाप्त करना होगा, इसको ऑलरेडी समाप्त किया जा चुका है, एक्ट भी है इसके लिए, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये अब भी जारी हैं, इसके कारण हर साल काफ़ी मौतें होती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण है उसको घटाना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण के लिए हमने कई बार डिस्कस भी किया है, इसके लिए वैश्विक स्तर पर काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। तो AI के लिए कानून बनाना, जमानत सुधार नीति, समय पर जनगणना करना, MSME को मजबूत करना, घरेलू ऋण कम करना। अब है अर्थव्यवस्था में क्या किया जा सकता है, तो गरीबी को घटाना होगा। GDP वृद्धि है उसको बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रोस वैल्यू एडिशन और औद्योगिक विकास है उसमें सुधार करना होगा। कृषि ऋण और घरेलू ऋण है उसको घटाना होगा। MSME पुनर्जीवित करना होगा। बाहरी ऋण और घरेलू बचत है इसकी स्थिति को सुधारना होगा। अवसंरचना में क्या किया जाना चाहिए, तो जो उड़ान मार्ग संचालन दर है उसको बढ़ाना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा। एक्सप्रेसवे, रेलवे सुरक्षा, कवच, इनका विस्तार। तो कवच है वो रेलवे सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि जो एक्सीडेंट होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। सड़क सुधार करना होगा। अमृत भारत स्टेशन है उनके कार्यों को समयबद्ध पूरा करना होगा। संसद में क्या करना चाहिए, तो देखिए जो विपक्ष है उसको अधिक समय दिया जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कई जो बिल पारित हुए हैं ना, तो बिल में क्या है कि सिर्फ 3 मिनट में ही उनको पारित कर दिया गया बिना किसी डिस्कशन के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विपक्ष को पर्याप्त समय दिया जाए, लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए इम्पोर्टेंट है। निश्चित संसदीय कैलेंडर बनना चाहिए कि इस टाइम पे ये चीज़ें होंगी। बिल पास कराने में जल्दबाजी है उसको रोकना होगा, और सांसद को जो निलंबन की प्रवृत्ति है उसको घटाना होगा। अब एक करते हैं E1 सेटलमेंट विवाद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। तो बात करते हैं कि E1 है क्या। तो E1 सेटलमेंट एक एरिया है
कहाँ पे है ये, वेस्ट बैंक में। तो हमें इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए हम इसको पहले ये देखिए, यहाँ पे जो ये है तो ये क्या है आपका इजराइल है, यहाँ पे क्या आपका ये वेस्ट बैंक है ना। तो वेस्ट बैंक है तो इस पे किसका है, इजराइल का राज है। तो इसी को विस्तारित करके यहाँ पे ये कम्प्लीटली दिया गया है। तो E1 का जो प्रपोज्ड एरिया है वो ये एरिया है यहाँ पे। तो इसके तरफ हम देख सकते हैं कि एक तरफ जॉर्डन है, एक तरफ ये इजराइल है ना, यहाँ पे ये जेरूसलम है। तो इजराइल के जो सेटलमेंट है वो यहाँ पे हैं, और अभी जो प्रयास कर रहे हैं वो E1 जो एरिया है ना, यहाँ पे बसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये क्या कहाँ पे होगा, ये वेस्ट बैंक में होगा। तो ये मैप आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए E1 सेटलमेंट विवाद क्या है। तो देखिए ये योजना ये 20 साल से मतलब प्रयास हो रहा था कि यहाँ पे जो आवास स्थल है वो विकसित किए जाएं, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। लेकिन क्या है कि जो USA है वो इसको लगातार मना कर रहा था, तो इस कारण से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इसको शुरू करने की बात कही गई है। तो देखिए जो E1 क्षेत्र है वो कहाँ है, वेस्ट बैंक में है। जो यरूशलेम है उसके पूर्व में लगभग 12 किलोमीटर की भूमि है। तो जब 6 दिवसीय युद्ध होता है 1967 में, तो वेस्ट बैंक है वहाँ पे इजराइल का कब्जा हो जाता है। और उसके बाद लगातार जो इस एरिया है वहाँ पे सेटलमेंट निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन जो अभी प्रयास किया जा रहा है उसके अनुसार जो चौथी जेनेवा कन्वेंशन है इसका उल्लंघन कहा जा रहा है। देखिए इसी संदर्भ में जो इजराइल जो वेस्ट बैंक है यहाँ पे जो विवाद चल रहा है उसमें भारत भी क्या चाहता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। 2 स्टेट सॉल्यूशन है तो भारत इसका समर्थन करता है, लेकिन इजराइल है वो इसका विरोध करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन का। और अगर ये निर्मित होता है E1 सेटलमेंट तो ये क्या है, एक तरीके से 2 स्टेट है उसके विरोध होगा। तो हालिया घटनाक्रम क्या है, तो इजराइल हैं उनके एक वित्त मंत्री है, उनके द्वारा जो E1 है वहाँ पे नई यहूदी बस्तियों के निर्माण की बात कही है, मंजूरी दे दी है। तो इससे क्या होगा कि जो फिलिस्तीनी राज्य हैं उसकी किसी भी संभावना को ज़मीन पर ख़त्म कर देगा ही। मतलब एक तरीके से ये बाउंड्री निर्मित कर देगा, जिससे क्या है ये जो वेस्ट बैंक है ये 2 पार्ट में विभाजित हो जाएगा। जबकि देखिए बहुत सारे देश हैं वो फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये यहूदियाँ जो नई बस्ती निर्मित होती हैं तो एक तरीके से क्या है कि जो ये मान्यता देने की बात है वो ही ख़त्म हो जाएगी। अब भू राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो भौगोलिक रूप से देखें तो E1 में बस्तियों का निर्माण है वो वेस्ट बैंक है उसको पूर्व पश्चिम से काट देगा, जिससे क्या है जो फिलिस्तीन राज्य की सततता है वही ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या है कि इजराइल की जो बसावट नीति है उसको मजबूती देगा, और जो 2 स्टेट समाधान की बात कर रहे हैं भारत भी जिसका समर्थन करता है उसको ये चुनौती देगा। और इससे ये भी संभावना है कि जो तनाव है वो फिर से बढ़ जाए, है ना, और हो सकता है जो अरब देश हैं उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दें। इसके बाद इंडस जो वाटर ट्रीटी है उस पर बात करते हैं। तो इस पर आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट चल रहा है। तो आपको पता है कि जो सिंधु जल संधि है वो 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। तो जिस पे जो 3 पूर्व की नदियाँ उन जैसे रावी, व्यास और सतलज उस पर भारत का नियंत्रण है, और 3 पश्चिमी नदियाँ जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब उन पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। हालांकि दोनों ही जो ये पूर्व पश्चिम की नदियाँ उनका सीमित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। तो हालिया विवाद क्या है, तो देखिए कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन है उसने जो IWT है यानी सिंधु जल संधि है उसकी जो सामान्य व्याख्या है सीमित व्याख्या की और पाकिस्तान के पक्ष में अवार्ड दिया, है ना। लेकिन भारत है उसने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और जो न्यायालय है उसकी जो कानूनी वैधता है, अधिकार क्षेत्र है और क्षमता है उसको हम मान्यता नहीं देते हैं। तो भारत ने अवार्ड को बिना अधिकार क्षेत्र और कानूनी स्थिति के बताया है। तो देखिए पता है कि पहलगाम जब आतंकी हमला होता था उसके बाद भारत ने इस संधि को रोक दिया था। इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए ये विवाद है, ये सिंधु जल संधि है उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसकी व्याख्या पर केंद्रित है। और इसमें ये मामला आता है कि ये जो मामला है ये न्यूट्रल तरीके से एक्सपर्ट के पास भेजा जाना चाहिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास रहना चाहिए, क्योंकि भारत है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को मान्यता ही नहीं दे रहा है। और इस प्रकार का जो समाधान किया गया है ये भारत पाक जल संबंधों और क्षेत्रीय स्थिरता उस पर काफ़ी नकारात्मक असर डालेगा। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।